हाँ जी स्टूडेंट्स, इस क्लास में हम बात करने वाले हैं अब हमारे नेक्स्ट टॉपिक की, टूल्स ऑफ द रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी। जब हम टूल्स की बात करते हैं ना, तो इसमें कुछ तो हमें रिक्वायरमेंट होती है एंजाइम्स की, है ना। जैसे एंजाइम्स की बात करें तो हम बताएंगे हमें लाइटिक एंजाइम चाहिए, हमें रिस्ट्रिक्शन एंजाइम चाहिए, हमें पॉलीमरेज एंजाइम चाहिए और हमें लाइगेज एंजाइम चाहिए। ये एनसीईआरटी ऐसे लिखती है। एनसीईआरटी ने लाइटिक नहीं लिखा, वो मैं आपको समझाऊंगा, बाकी तीनों लिखे हैं उसने कि भाई ये एंजाइम्स चाहिए। इसके अलावा दूसरी रिक्वायरमेंट हमारी है बोलो वेक्टर्स की, जिनमें हम डीएनए को जोड़कर। तीसरी रिक्वायरमेंट हमारी है होस्ट ऑर्गेनिज्म की, जिसमें कि हम वेक्टर के साथ डीएनए को भेजेंगे और वहां पर हम हमारे डिजायर जीन का एम्प्लीफिकेशन करवाएंगे। तो बेसिकली हमारी यहाँ पर देखें तो तीन रिक्वायरमेंट है, एंजाइम्स है, वेक्टर्स है और होस्ट ऑर्गेनिज्म है। तो सबसे पहले हमारी जो बात हो रही है वो किस पे हो रही है? एंजाइम्स पर। हम वेक्टर पर और होस्ट ऑर्गेनिज्म पर बात बाद में करने वाले हैं। हम पहले बात किस पे करने वाले हैं? एंजाइम्स पर। एंजाइम्स में सबसे पहले नंबर पे हम बात करेंगे लाइटिक एंजाइम्स की। जब देखिए हम लाइटिक एंजाइम की बात करते हैं तो लाइटिक एंजाइम का मतलब हो गया लाइसिस करने वाले एंजाइम्स which are degrade the cell for helpful in isolation of डीएनए। कि भाई डीएनए को आपको आइसोलेट करना है तो डीएनए को आइसोलेट करने के लिए आपको सेल को डिग्रेड भी करना पड़ेगा। कि अगर किसी सेल में से आपको अपना रिक्वायर्ड जो डिजायर जीन है उसको अगर आपको निकालना है तो उसके लिए जरूरी है ना कि भाई आप सेल को डिग्रेड भी करें। तो उसके लिए जैसे हम एंजाइम की बात कर लें, बोलो लाइसोजाइम, हम बात कर लें सेलुलेज, हम बात करें पैक्टिनेज, हम बात करें काइटिनेज, हम बात करें यहां पर बच्चे लाइपेजेज। तो आप बताएंगे जैसे लाइसोसोम है, लाइसोजाइम है, लाइसोजाइम क्या करता है? बोलो डाइजेस्ट द सेल वॉल ऑफ बैक्टीरिया। बैक्टीरिया के सेल वॉल को अगर डाइजेस्ट करोगे तो लाइसोजाइम होगा। सेलुलेज और पैक्टिनेज क्या करते हैं? तो हम बताते हैं डाइजेस्ट द सेल वॉल ऑफ प्लांट सेल, प्लांट सेल की सेल वॉल को। काइटिनेज क्या करेगा? तो बताएंगे डाइजेस्ट द सेल वॉल ऑफ फंजाई। और जो लाइपेजेज होते हैं बच्चे, ये डाइजेस्ट करते हैं किसको? हाँ, डाइजेस्ट द सेल मेम्ब्रेन, क्योंकि सेल मेम्ब्रेन लिपिड की बनी होती है ना, तो उसको डाइजेस्ट कर देंगे। तो आप बताइए, बच्चा कहता है फिर इसमें एनिमल सेल को तो आपने मेंशन ही नहीं किया। आपने बैक्टीरिया, प्लांट और फंजाई को क्या कर दिया? मेंशन, लेकिन आपने एनिमल सेल को मेंशन नहीं किया। तो आप बताइए कि भैया लाइपेजेज तो सबके लिए काम करेगा क्योंकि सेल मेम्ब्रेन तो सब में होती है, लेकिन जिनमें सेल वॉल होती है पहले सेल वॉल को डाइजेस्ट करना है, उसके बाद सेल मेम्ब्रेन को, और उसके बाद हम अंदर से उसमें से डीएनए निकालेंगे। डीएनए निकालने का तरीका क्या है, आइसोलेशन कैसे होता है डीएनए का, वो हमारा आगे टॉपिक है, बहुत अच्छे से हम इसको पढ़ने वाले हैं, अभी उस पर हम कोई बात नहीं करेंगे। तो आप बताइए, सबसे पहले हमारे पास है लाइटिक एंजाइम। तो लाइटिक एंजाइम होते हैं जो सेल को डाइजेस्ट करते हैं ताकि हम अपना डिजायर जीन निकाल सकें। जब इसके बाद हम दूसरे नंबर पे आते हैं तो एनसीईआरटी में हेडिंग आती है रिस्ट्रिक्शन एंजाइम्स की। एनसीईआरटी में हेडिंग है रिस्ट्रिक्शन एंजाइम्स की। अब सबसे पहले तो रिस्ट्रिक्शन एंजाइम समझ लेते हैं, इसमें रिस्ट्रिक्शन शब्द समझ लेते हैं कि रिस्ट्रिक्शन एंजाइम्स क्या करते हैं, कैसे होते हैं। ठीक है, तो रिस्ट्रिक्शन एंजाइम्स, एनसीईआरटी यहां मेंशन करती है कि इन 1963 देयर आर टू टाइप्स ऑफ द रिस्ट्रिक्शंस आर आइडेंटिफाइड इन द बैक्टीरियल सेल। बैक्टीरियल सेल के अंदर दो तरह के रिस्ट्रिक्शन एंजाइम ई कोलाई के अंदर क्या किए गए भाई? आइसोलेट किए गए, है ना, रिकॉग्नाइज किए गए, आइसोलेट किए गए। जब इन रिस्ट्रिक्शन एंजाइम्स की आप बात करते हो तो रिस्ट्रिक्शन एंजाइम क्या करता है कि रिस्ट्रिक्शन एंजाइम आपको दो टाइप का पढ़ना है, दो टाइप का। एनसीईआरटी कहती है एक तो होता है बच्चे मिथाइलेज, इसका काम होता है बोलो ऐड द मिथाइल ग्रुप, और दूसरा होता है न्यूक्लिएज, इसका काम होता है कट द डीएनए। अब मैं दोनों समझाता हूं।
सबसे पहली बात तो आपको यह समझना होगा कि भाई इन ई कोलाई बैक्टीरिया में ढूंढा गया है रिस्ट्रिक्शन एंजाइम को पहली बार 1963 में। आपको बताना है कि रिस्ट्रिक्शन एंजाइम्स आर फाउंड इन बैक्टीरिया ओनली, मतलब प्रोकैरियोट्स। रिस्ट्रिक्शन एंजाइम्स आर फाउंड इन प्रोकैरियोटिक सेल। ये प्रोकैरियोटिक सेल में ही मिलते हैं। तो बात आती है कि भाई प्रोकैरियोटिक सेल में इनका काम क्या है। आप सोच के देखो, जैसे मान लो हमारे पास ना ये एक बैक्टीरियल सेल है, इस बैक्टीरियल सेल में आप बताएंगे कि यहां पर इसका खुद का ये डीएनए है, डबल स्टैंडर्ड सर्कुलर डीएनए। और बैक्टीरियल डीएनए जो होता है उसे हम न्यूक्लियोइड या जीनोफोर का नाम देते हैं। बिल्कुल देते हैं। बताइए कि बैक्टीरिया को इंफेक्ट करने वाला वायरस होता है बैक्टीरियोफेज। आप बताइए यहां से कोई बैक्टीरियोफेज आया जिसने बैक्टीरिया को इंफेक्ट किया, तो उसने अपना डीएनए कहां छोड़ दिया? हाँ, ये बैक्टीरियोफेज का डीएनए है और उसने अपना बैक्टीरियोफेज ने अपना डीएनए कहां छोड़ दिया? बैक्टीरियल सेल में। अब ये डीएनए, इस वायरस का डीएनए यहां पर इस होस्ट सेल बैक्टीरियल सेल के मशीनरी को यूज करते हुए इसमें इंफेक्शन करेगा, इसमें अपना काम करेगा। अगर बैक्टीरियल सेल अपने आप को इससे बचाना चाहती है तो आप बताइए कि यहां पर ये जो डीएनए था न्यूक्लियोइड, इससे बताओ कि बनाया जाता है रिस्ट्रिक्शन एंजाइम। और ये रिस्ट्रिक्शन एंजाइम जाकर इस डीएनए को क्या कर देगा? बोलो, डाइजेस्ट कर देगा, कट कर देगा। इस डीएनए को डाइजेस्ट कर देगा, डैमेज कर देगा, खत्म कर देगा, जिससे कि ये जो वायरल डीएनए है इस बैक्टीरिया के अंदर ग्रोथ नहीं कर पाएगा। अब बात आती है कि जो रिस्ट्रिक्शन एंजाइम होता है इसे हम मॉलिक्यूलर सीजर का नाम देते हैं, कैंची का नाम देते हैं, जो कि डीएनए को काट देता है। तो आपको यह समझना होगा कि अगर ये डीएनए को काट रहा है रिस्ट्रिक्शन एंजाइम, यहां पर किसको काट रहा है? डीएनए को। तो भैया ये खुद का डीएनए क्यों नहीं काट रहा? क्योंकि आप बताइए कि डीएनए के अंदर नाइट्रोजन बेस तो यूनिवर्सल होते हैं ना, ए, टी, सी और जी। चाहे वो वायरल डीएनए हो, चाहे वो बच्चे बैक्टीरियल डीएनए हो, नाइट्रोजन बेस तो यही मिल रहे हैं, न्यूक्लियोटाइड तो यही मिल रहे हैं। तो ये रिस्ट्रिक्शन एंजाइम इस डीएनए को खुद क्यों नहीं कट करता? तो आप बताएंगे कि रिस्ट्रिक्शन एंजाइम की जो साइट होती है उनके लिए यहां पर बैक्टीरियल सेल के अंदर एक और एंजाइम बनाया जाता है जिसका नाम है मिथाइलेज। मिथाइलेज, मैंने बताया ना आपको कि ये मिथाइलेज क्या करेगा? बोलो, ये इसमें ऐड करेगा किसको? मिथाइल ग्रुप को। और मिथाइल ग्रुप को यहां पर ऐड करने से फायदा क्या होगा कि भाई इसने जो रिस्ट्रिक्शन एंजाइम बनाया है ना वायरल डीएनए को कट करने के लिए, वो एंजाइम इसके डीएनए को कट नहीं करेगा, क्योंकि मिथाइल ग्रुप जुड़ने की वजह से वो उसको आइडेंटिफाई नहीं कर पाएगा, आइडेंटिफाई नहीं कर पाएगा। तो अगर आप एनसीईआरटी पढ़ेंगे रिस्ट्रिक्शन एंजाइम्स में, तो सबसे पहली बात एनसीईआरटी यही आपको लिख के देती है कि जब आप रिस्ट्रिक्शन एंजाइम की बात करते हो तो रिस्ट्रिक्शन एंजाइम के बारे में आपको ये बात समझनी होगी कि ये आपको मिलेंगे प्रोकैरियोट्स में। क्यों मिलेंगे आप बताइए? कि नेचुरली होते हैं, ये नेचुरली होते हैं वायरल डीएनए को डाइजेस्ट करने के लिए। जब वायरल डीएनए को डाइजेस्ट करना होता है तो ये यहां पर प्रोड्यूस करते हैं रिस्ट्रिक्शन एंजाइम को। ये जो रिस्ट्रिक्शन एंजाइम यहां पर बना है बेटा, ये वायरल डीएनए को डाइजेस्ट करेगा, लेकिन इससे खुद के डीएनए को बचाने के लिए इसने इसमें क्या कर दिया? मिथाइल ग्रुप का एडिशन कर दिया, और वो मिथाइलेज भी इसने खुद बनवाया। इसका मतलब बैक्टीरियल डीएनए यहां पर दो एंजाइम बनवाता है, एक रिस्ट्रिक्शन और दूसरा मिथाइलेज। तो ये ध्यान रखिएगा, ये रिस्ट्रिक्शन एंजाइम ही है, एक कट करने से बचाता है और दूसरा काटता है। ये ध्यान रखिएगा। आप समझ रहे हैं मेरी बात? इसलिए एनसीईआरटी ने यहां स्टार्टिंग में आपको दो एंजाइम के बारे में बात करी है। अब आपको कहना है कि जब हम इनके एंजाइम्स की बात करते हैं तो जो एंजाइम यहां पर डीएनए को कट करता है, डीएनए को कट करता है, फ्यूचर में इस एंजाइम को हमने नाम दिया है रिस्ट्रिक्शन एंडो न्यूक्लिएज। रिस्ट्रिक्शन एंडो
न्यूक्लियस एंजाइम हम यहां पर नाम देते हैं इसे। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। जब हम बात कर रहे हैं बच्चे यहां एंजाइम्स के बारे में, तो अब हम आगे की डिटेल करेंगे रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम के बारे में, रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम के बारे में। चलिए, उम्मीद करता हूं यहां तक की बातें समझ में आई है। अब आगे बढ़ता हूं। तो रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस पे जब हम बात करेंगे, तो रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम के बारे में आपको ध्यान रखना है कि सबसे पहले डिस्कवर्ड रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम जो है बच्चे, वो हिंद सेकंड, याद रखिएगा, हिंद सेकंड। फर्स्ट रिस्ट्रिक्शन एंडो न्यूक्लियेज डिस्कवर्ड बता रहा हूं, ठीक है। तो बताएंगे हिंद सेकंड। ये एक एंजाइम है जो पहली बार क्या हुआ था, हाँ हम कहेंगे कि भाई डिस्कवर्ड हुआ था, आइसोलेशन नहीं हुआ था, इसका ध्यान रखना। डिस्कवर हुआ था पहली बार, आइसोलेशन नहीं हुआ था। ये पहली बार डिस्कवर हुआ था, वो है हिंद सेकंड, हिंद सेकंड, ये ध्यान रखिएगा। अब आपको ये समझना होगा कि भाई जो हिंद सेकंड है या कोई भी रिस्ट्रिक्शन एंजाइम है, रिस्ट्रिक्शन एंजाइम्स, आज अगर हम बात कर ले आज, तो आज हम बताएंगे कि भाई हमने बहुत सारे एंजाइम है जो आज हमने डिस्कवर कर लिए हैं। भाई अगर मैं हिंद सेकंड की बात करूं तो पहली बार डिस्कवर था। आज अगर हम बात करते तो हम कहते हैं कि मोर देन 900 रिस्ट्रिक्शन एंजाइम्स क्या हो चुके हैं, डिस्कवर्ड हो चुके हैं। जब भी आप इन एंजाइम्स की नेमिंग करते हैं, नेमिंग ऑफ आर ई में बताएंगे कि जो फर्स्ट लेटर होता है वो उस जीनस का होता है जिस बैक्टीरिया से आपने इसको अलग किया है। सेकंड और थर्ड लेटर जो होता है वो आप बताएंगे स्पीसीज को बताता है, ठीक है। उसके बाद जो नेक्स्ट लेटर आता है फोर्थ, वो आप बताएंगे इसके स्ट्रेन को बताता है। और उसके बाद जो बच्चे यहां लिखा जाता है न्यूमेरिकल नंबर, वो बताएंगे इसके आइसोलेशन की सीक्वेंस को बताता है। आइसोलेशन सीक्वेंस का मतलब है कि भाई आइसोलेशन कौन से नंबर पर हुआ है इसका। जैसे मैं आपको समझाऊं, एक हमारे पास बैक्टीरिया है हीमोफिलस इन्फ्लुएंजा, या इन्फ्लुएंजी बोलते हैं। बैक्टीरिया का नाम क्या है, हीमोफिलस इन्फ्लुएंजी, ठीक है, इन्फ्लुएंजा या इन्फ्लुएंजी बोलते हैं। इसमें हीमोफिलस में बोलो एच, ठीक है, जीनस का नाम। स्पीसीज इन्फ्लुएंजा है तो IN, ठीक है। अब आप बताइए, इसके दो स्ट्रेन होते हैं, एक होता है बच्चे RF स्ट्रेन और एक होता है RD स्ट्रेन। ये आपको डिटेल करने की जरूरत नहीं है, केवल मैं एग्जांपल देके बता रहा हूं कि एक इसका स्ट्रेन होता है RF और एक होता है इसका RD। और हम बताते हैं कि इसको हमने जो अलग किया है वो RD से अलग किया है। अब दोनों स्ट्रेन में बोलो RR तो सेम है, D और F अलग है, तो हम यहां पर इसका स्ट्रेन लिखेंगे D। तो देखो आप नाम क्या बना, HIN और D। और उसके बाद मैं लिखूं कि भाई सेकंड। तो इसका मतलब जो हिंद वाली सीरीज है, हीमोफिलस इन्फ्लुएंजा जो बैक्टीरिया है, इससे जिस हमने इस आरई को अलग किया है, आइसोलेट किया है, इसको दूसरे नंबर पे किया है। डिस्कवर ये पहली बार हुआ है। देखो, फर्स्ट रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस डिस्कवर्ड यही है। बैक्टीरिया में पहली बार हमें इस हीमोफिलस इन्फ्लुएंजा के अंदर पता हिंद सेकंड का ही चला था, लेकिन डिस्कवरी मतलब पहले हो गई है, आइसोलेशन इसका बाद में हुआ है। इससे पहले हिंद फर्स्ट को हमने क्या किया है, आइसोलेट। तो HIN यहां पर दिखा रहा है, हीमोफिलस मतलब H। ऐसे में आपको एक बैक्टीरिया और मतलब एक एंजाइम और बताता हूं, E को R13 लिखता हूं मैं ऐसे करके, सही है।
ई को R13 हम यहां पर लिखें, तो आपको यह समझना होगा ई मतलब स्टीरिया, सीओ मतलब कोलाई, आर स्ट्रेन और 13 यहां पर इसका आइसोलेशन। ई को R1 लिखें, अगर यहां पर ई को R1 लिखूं मैं तो इसका मतलब ई स्टीरिया कोलाई, सीओ, ई मतलब स्टीरिया, सीओ मतलब कोलाई, ई कोलाई के आर स्टेन से अलग किया गया, आइसोलेट किया गया पहली बार। तो आप बताइए, जब भी आपको किसी रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम का नाम देना होता है, रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम का नाम देना होता है, तो नाम को आप पहला लेटर किसका लिखेंगे, हम कहते हैं जीनस का। दूसरा लेटर किसका लिखेंगे, हम बताएंगे दूसरा लेटर हम किसका लिखते हैं, हाँ दूसरा या तीसरा लेटर आता है स्पीसीज का। फोर्थ लेटर पे हम आता है स्ट्रेन पे, और जो न्यूमेरिकल नंबर मतलब जो रोमन नंबर यहां पर लास्ट में लिखा जाएगा, ये वाला रोमन नंबर जो लिखा जाएगा, इसे हम क्या बोलेंगे, हम इसे बताएंगे न्यूमेरिकल, जो मतलब रोमन नंबर लिखा है वो इसके आइसोलेशन की सीक्वेंस है, डिस्कवरी की नहीं, आइसोलेशन की। अब जब आप एनसीईआरटी से इस बैक्टीरिया के बारे में पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा कि भाई ये बैक्टीरिया जो है, मतलब ये जो एंजाइम जो है वो अलग किससे किया गया है, बोलो ई कोलाई RY13, ये है स्टीरिया कोलाई RY13, ये बैक्टीरिया है पूरा, ये स्ट्रेन का नाम है इसके। तो ई कोलाई तो बैक्टीरिया और ये इसका स्ट्रेन। अब बताओ ई कोलाई से ई, स्टीरिया से कोलाई से सीओ, इको, RY13 से आर, और फर्स्ट जो है बच्चे वो क्या हो गया इसके आइसोलेशन की सीक्वेंस। तो बता देंगे हम इसको क्या, इको RY13 से इको R1 को हमने लिया है। तो ये ऐसे नेमिंग करनी है, आपको ध्यान रखिएगा, किसी भी एंजाइम के बारे में आप इसका नेम अच्छे से बता सकते हैं। अब आपको आगे बढ़ना है, उम्मीद करूंगा यहां तक की बातें समझ में आई हैं आपको। अब हम बात करेंगे कि रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम की अगर हम बात करें, तो रिस्ट्रिक्शन एंजाइम डीएनए को कट करने के बेसिस पर दो तरह के होते हैं, एनसीईआरटी आगे हमें यही समझाती है। टू टाइप्स है ऑन द बेसिस ऑफ द कट द डीएनए, सही है। आप बताइए रिस्ट्रिक्शन एंजाइम्स में एक तो होता है बोलो एक्सोन्यूक्लिएज, और एक होता है बोलो एंडोन्यूक्लिएज। अब इन दोनों में क्या फर्क है, एक्सोन्यूक्लियस क्या है और एंडोन्यूक्लियस क्या है। एक्सोन्यूक्लियस बोलो कट द डीएनए एट वन एंड, किसी एक एंड से डीएनए को कट करे। जैसे मान लो ये हमारे पास डीएनए है, इस डीएनए को पर्टिकुलर इस जगह से कट किया, तो ये वाला सेगमेंट यहां से अलग कर दिया, है ना, इसको बोलेंगे एक्सोन्यूक्लियस। लेकिन अगर हम कहें कि कट द डीएनए इन बिटवीन, मतलब डीएनए को बीच में से कहीं से काट दे, यहां से कट लगा दिया दो जगह पे। आप देखो एक्सोन्यूक्लियस को एक ही जगह पे कट लगाना पड़ता है, एंडोन्यूक्लियस को दो जगह पे कट लगाना पड़ेगा, तभी डीएनए बाहर निकलेगा, ये सेगमेंट बाहर निकलेगा, इसको एंडोन्यूक्लियस कहेंगे हम, बीच में से कट लगाए। और आप बताइए हमारे सिलेबस में है भी यही, इसी को हमें ध्यान देना है। अब एक बात समझना, यहां से लेकर यहां तक ये हमारे पास बताओ कि डीएनए है ना, ये पूरा हमारे पास जो है ये स्ट्रक्चर डबल स्ट्रैंडेड डीएनए है। अब आप सोच के देखो कि यहां पर आप ई को RI को लेकर आए, ई को R1 को लेकर आए कि भैया चलो इस डीएनए को कट करो। अब बात आती है डीएनए कटेगा कहां से, रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम जो है उस डीएनए को कट कैसे करेगा। आप बताओ, वो एंड एक सिरे से इस डीएनए को रीड करना शुरू करेगा, रीड करते करते यहां पर उसे अपनी जगह दिख गई, उसने यहां से कट कर दिया। फिर उसके बाद रीड करता गया और यहां पर अपनी जगह दिख गई और कट कर दिया। ये सेगमेंट क्या हो गया, अलग। इसका मतलब ये और ये वो साइट है जहां पर क्या हो गया, साइट 4
फंक्शनिंग ऑफ इको R1। तो एनसीईआरटी ये साफ शब्दों में लिखती है कि भाई क्या होगा कि जो भी रिस्ट्रिक्शन एंजाइम होता है वो डीएनए को कंटिन्यूअस रीड करता हुआ जाएगा और जहां पर भी उसे अपने कट करने की सीक्वेंस मिलेगी वहां से वो उसे कट कर देगा। अब कट कहां से करता है, तो याद रखिएगा कि रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लिएज कट द डीएनए एट, कहां पर कट करेगा बताइए, पैलेंड्रोमिक सीक्वेंसेस। पैलेंड्रोमिक सीक्वेंसेस, पैलेंड्रोमिक सीक्वेंसेस क्या होती है उसको भी आपको समझना होगा। आप बताइए कि जैसे डीएनए जो होता है ना, डीएनए डबल स्टैंडर्ड स्ट्रक्चर है। ये जैसे मान लीजिए 5 एंड है, ये मान लीजिए 3 एंड है ना, ये मान लीजिए 5 एंड है, ये मान लीजिए 3 एंड है। यहां पर बोलो बेस सीक्वेंस जैसे हम बताएं G A A T T और C। इधर बेस सीक्वेंस क्या है, इधर क्या है उससे को मतलब नहीं, ये बेस सीक्वेंस आप देख लो। अब बताओ इधर से इधर अगर 5 की तरफ चलोगे तो बीच में हाइड्रोजन बॉन्ड बनते हुए हम बताएंगे GAATT और C। यहां मिलेगा ट्रिपल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड। ऐसे ही होगा। इस स्टैंड को इससे इधर की तरफ पढ़ के देखिए आप, 5 to 3 पढ़ के देखिए, बताएंगे GAATTC, सही बात है। इधर से इधर पढ़ के देखिए GAATTC, सेम सीक्वेंस है, 5 to 3 इधर और 5 to 3 इधर, सेम सीक्वेंस है। ऐसी सीक्वेंसेस को बोलो पैलेंड्रोमिक सीक्वेंसेस कहा जाता है। उल्टा सीधा एक समान, डीएनए के दोनों स्ट्रैंड्स जो होते हैं उन पर बेस सीक्वेंस सेम आती है बच्चे, तो हम उसे बोल देते हैं पैलेंड्रोमिक सीक्वेंसेस। तो आज के बाद अगर कभी भी बात आए कि भाई रिस्ट्रिक्शन एंजाइम डीएनए को कहां पर कट करते हैं, तो आपको बताना होगा कि रिस्ट्रिक्शन एंजाइम डीएनए को पैलेंड्रोमिक सीक्वेंसेस पर कट करते हैं। अब मैं इस पैलेंड्रोमिक सीक्वेंस का फायदा बताता हूं और इस पैलेंड्रोमिक सीक्वेंस पर हम आगे बात करते हैं। चलिए शुरू करते हैं। आप बताएंगे कि भाई जब हम रिस्ट्रिक्शन एंजाइम की बात कर रहे हैं, पैलेंड्रोमिक सीक्वेंसेस की बात कर रहे हैं, तो इस पे अब एक अच्छी सी बात और मैं आपको समझाता हूं कि भैया रिस्ट्रिक्शन एंजाइम को पैलेंड्रोमिक सीक्वेंस से डीएनए कट करने का हमें क्या फायदा होता है, उस पे थोड़ी बातचीत करते हैं। सुनिएगा, बताओ हमारे पास ये कोई डीएनए है, ठीक है। इस डीएनए को हमने कट किया है इको R1 से। इको R1 से डीएनए को कट करने से ये हमें डीएनए का एक फ्रेगमेंट मिल गया है, दोनों एंड से बीच में से हमने इसको निकाल लिया। अब आप इस डीएनए के बारे में सोच के देखो कि जब ये डीएनए इको RI इस पैलेंड्रोमिक सीक्वेंस से इसको कट करेगा, पैलेंड्रोमिक सीक्वेंस से इको RI जब इसे कट करेगा तो वो कट करेगा कैसे, उस पर थोड़ी सी बात करें। तो आप बताइए कि भैया ये जो डीएनए था यहां से वो इसे कट करेगा, ये ऐसे कटेगा, मतलब ऊपर वाला फ्रेगमेंट अलग और नीचे वाला फ्रेगमेंट अलग। अब आप इसको समझना कैसे, जैसे ये डीएनए था मेरे पास यूं, ब्लैक कलर में बना दूं, ऊपर वाला डीएनए ब्लैक बनाया मैंने, तो आपको ये पता चल जाएगा कि इसी डीएनए को हम जूम करके देख रहे हैं। ये डीएनए यूं और ये डीएनए यूं। अब देखो आप यहां पर देखो बेस सीक्वेंस C और G थी, इधर इधर वाला हिस्सा दिखा रहा हूं, ये वाला मैं लंबा, ठीक है। तो इधर सीक्वेंस क्या थी, तो बच्चा कहता है कि G और C, तो यहां पर G ट्रिपल बॉन्ड C। तो इधर सीक्वेंस क्या बची बोलो, T T A और A, ये फिफ्थ एंड था, ये थर्ड एंड था। ऐसे आप बताओ इधर ये फिफ्थ एंड था और ये थर्ड एंड था।
तो अब इधर देखोगे तो इधर आपके पास बताओ कि यहां पर है जी ट्रिपल बॉन्ड सी और सीक्वेंस बची है बोलो। हाँ, इधर से आप देख सकते हो सीक्वेंस। तो बच्चा कहते हैं टी टी ए और ए। अब ये हमारा डिजायर जीन है। तो डिजायर जीन में अगर आप देखो, मतलब डिजायर डीएनए है, इसमें देखोगे तो जो दोनों एंड्स है ना डीएनए के, वहां पर आपको सिंगल स्टैंडर्ड डीएनए मिल गया। सिंगल स्टैंडर्ड डीएनए मिल गया ना। अब आप बताओ कि भाई ये हमारे पास था कोई वेक्टर डीएनए। समझ लेना बात ध्यान से भाई। इसको मैं ब्लैक कलर से क्यों बनाऊं, कलर डिफरेंट रखेंगे। तो बताएंगे कि यहां पर अब हमारे पास कोई डीएनए है, वेक्टर डीएनए है, ठीक है। अब एक बात ध्यान रखिएगा कि जो वेक्टर डीएनए होता है उसे भी हमें सेम रिस्ट्रिक्शन एंजाइम से कट करना होगा। अगर आपने इसे कट किया है इको R1 से, तो इसको अगर इस वेक्टर में जोड़ना चाहते हो तो इस डीएनए को भी आपको इसी से ही कट करना होगा। इसी से कट करने का फायदा क्या है, आप बताओ कि भाई ये डीएनए था हमारे पास। बच्चा कहता है हाँ। अब इस डीएनए के बारे में सोचना कि भैया जब इको आर से आपने इसको कट किया तो बोलो यहां जी ट्रिपल बॉन्ड सी, और सीक्वेंस अगर आप देखें तो बताएंगे टी टी ए और ए। सही है। और ये इसका हो गया फिफ्थ एंड और ये होगा इसका थर्ड एंड। अब इधर देखो जी ट्रिपल बॉन्ड सी इको आर से कट किया है, तो सीक्वेंस बताएंगे टी टी ए ए। सही है। अब आप ध्यान दीजिएगा, क्या इस डीएनए को इको आर से कट करने पर ये और ये इनके जो एंड्स है वो कॉम्प्लीमेंट्री बन रहे हैं या नहीं बन रहे हैं। अब आप सोचो कि भाई अब क्या होगा, यहां पर आएगा बोलो एंजाइम लाइगेज। लाइगेज एंजाइम का काम होता है डीएनए को जोड़ना। मैं आपको समझाता हूं ये बात भी अच्छे से। अच्छा, एक बात और मैं बढ़िया से बता दूं, यहां पर बड़ी काम की बात है। यहां पर तो हाइड्रोजन बॉन्ड थे, ये तो इनको तो तोड़ना कोई मुश्किल नहीं है और ये अपने आप दोबारा बन भी जाते हैं। लेकिन यहां पर जो बॉन्ड था और यहां पर जो बॉन्ड था ना बच्चे, वो था फॉस्फोडाई एस्टर बॉन्ड। भाई आप ये समझो कि इस जी और ए के बीच में जो फॉस्फोडाई एस्टर बॉन्ड था ना, उसे आपको तोड़ना था। हाइड्रोजन बॉन्ड टूट गए, वो तो वीक होते हैं, टूट गए, कोई दिक्कत नहीं। फॉस्फोडाई एस्टर बॉन्ड जो है बच्चे, उसे हमें जब तोड़ना था तो उसके लिए बताएंगे कि हम रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम ने ये फॉस्फोडाई एस्टर बॉन्ड तोड़ दिया। अब क्या होगा, अब समझिए आप। मैं अगला डायग्राम आपको समझाता हूं। यहां पर दो न्यूक्लियोटाइड के बीच में फॉस्फोडाई एस्टर बॉन्ड होता है। अब अगला डायग्राम देखिए आप। अब जब लाइगेज एंजाइम यहां काम करेगा तो ये वाला जो अपने पास डीएनए था यूं, है ना, ऐसे था। बच्चा कहता है यस। तो इधर थी जी ट्रिपल बॉन्ड सी और सीक्वेंस थी टी टी ए और ए। ये फिफ्थ एंड था और ये थर्ड एंड। इधर था जी ट्रिपल बॉन्ड सी और सीक्वेंस थी टी टी ए और ए, यही थी। अब बताओ कि भाई हमारा ये वाला डीएनए इसमें आके जुड़ेगा जब, तो हमारा ये वाला डीएनए यूं जुड़ेगा इसमें कि भैया ये डीएनए यूं आके जुड़ेगा ऐसे। अब इसमें बेस सीक्वेंस अगर आप देखोगे ना, तो हमें यहां बेस सीक्वेंस मिल रही है बोलो ए टी टी। अब टी टी के साथ यहां पर जो डीएनए था हमारे पास, ये डबल स्टैंडर्ड डीएनए था, डबल स्टैंडर्ड। तो ये इधर बॉन्डिंग कर लेगा, ये इधर बॉन्डिंग कर लेगा। दो स्टैंड थे ना हमारे पास। मैं डबल स्टैंडर्ड डीएनए आपको बना के बताऊं। यहां पर देखो आप,
ये वाला जो हिस्सा है इसको और इसके एक हिस्से को इस वाले को इसके साथ जोड़ दो और इस वाले को इसके साथ जोड़ दो, मतलब यहां से दो लाइनें बनेंगी डीएनए की यूं। ये हमारा डबल स्टैंडर्ड डीएनए आ गया। ये बीच वाले हाइड्रोजन बॉन्ड तो थे ही, इनमें कोई दिक्कत नहीं है। बस यहां याद करना कि भाई ए टी टी और इधर क्या बनेगा ए टी और टी, और इनके बीच में हाइड्रोजन बॉन्ड बन जाएंगे। समझ रहे हैं? तो आप बताएंगे कि ये वाला एंड और ये वाला एंड कॉम्प्लीमेंट्री, ये वाला एंड और ये वाला एंड कॉम्प्लीमेंट्री, और ये डीएनए इसमें फिट हो गया और ये बन गया हमारे पास, बोलो रिकॉम्बिनेंट डीएनए। रिकॉम्बिनेंट डीएनए। बताइए जब रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम किसी डीएनए को कट करेगा, रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम किसी भी डीएनए को कट करेगा, तो कट करने पर ये जो एंड्स बनते हैं, ये जो एंड्स बनते हैं, बोलो ये एंड स्टिकी एंड्स कहलाएंगे, क्योंकि ये कॉम्प्लीमेंट्री एंड बने हैं। एक तो ये बात। दूसरा आप बताओ कि यहां भाई जब ये डीएनए इसमें आके जुड़ेगा तो ये वाला हिस्सा जो है यहां पर, इधर जी और इधर ए, इनके बीच में फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड बनेगा। यहां पर भी इधर जी और इधर ए के बीच में फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड बनेगा। और बताइए इस फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड को बनाने का काम किसका है? लाइगेज एंजाइम का, लाइगेज एंजाइम का। इसका मतलब एक एनसीईआरटी ने रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम के अंदर यह बात बहुत साफ साफ लिखी है कि जो पैलेंड्रोमिक सीक्वेंस है, पैलेंड्रोमिक सीक्वेंस जो है उसके अगर हम बात कर लें, जैसे मैंने ये डीएनए आपको बना के दिया, ये डीएनए बना के दिया, ये लाइन एनसीईआरटी की बच्चों को समझ में नहीं आती, आप दुखी मत होइएगा, मैं आपको समझाऊंगा। ये इसमें आप बताइए कि जी ए टी टी सी सीक्वेंस हमने पढ़ी, इधर जी ए टी टी सीक्वेंस हमने पढ़ी। तो बताइए कि भाई रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम ने इस जगह पे कट किया है, तो आप बताइए कि ये है सेंटर ऑफ द पैलेंड्रोमिक सीक्वेंस। देखो ये, बोलो सेंटर ऑफ पैलेंड्रोमिक सीक्वेंस। तो बताइए कि रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम जो है वो सेंटर से थोड़ा हटके, सेंटर से थोड़ा हटके डीएनए को कट करता है। एनसीईआरटी ये लिखती है कि भाई रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस कट द डीएनए slightly away from the center of the palindromic sequence, slightly away from the center of the palindromic sequence, कि पैलेंड्रोमिक सीक्वेंस से थोड़ा सा दूरी पर कट करता है। भाई दूरी पे तो क्या कट करता है? करता वही सीक्वेंस भी करता है, बस सेंटर से नहीं कट करता। बच्चा कहता है सेंटर से कट करने में और इधर कट करने में क्या मतलब वो है? आप बताइए कि अगर आप इसे बिल्कुल सेंटर से कट कर देते, बिल्कुल सेंटर से कट कर देते, तो बोलो फिर स्टिकी एंड नहीं बनते, फिर ब्लंट एंड बनते हैं। कैसे? मैं आपको ये भी समझा देता हूं। सोचिए कि हमारे पास ये हम डीएनए है, ये इसका फिफ्थ एंड है, ये थर्ड एंड है, ये फिफ्थ एंड है, ये थर्ड एंड है। सीक्वेंस है जी ए टी टी सी, इधर है जी टी टी सी। बताइए अगर आप सेंटर ऑफ द पैलेंड्रोमिक सीक्वेंस से कट करेंगे, सेंटर ऑफ द पैलेंड्रोमिक सीक्वेंस से कट करेंगे यहां से, तो बताएंगे कि आपके पास एक डीएनए ये बन जाएगा जिसमें सीक्वेंस होगी जी और टी टी सी। इधर एक सीक्वेंस ये बन जाएगी जिसमें होगा टी टी सी जी, ये करके। तो बताइए इन एंड्स को ब्लंट एंड कहा जाता है। तो बताइए हम बहुत ही रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम हमारे पास दो तरह के होते हैं, एक वो जो ब्लंट एंड बनाते हैं और दूसरे वो जो स्टिकी एंड बनाते हैं। हम बताएंगे कि भाई जब बायोटेक्नोलॉजी वाला चैप्टर हम पढ़ते हैं तो हमें ब्लंट एंड वाले को यूज नहीं करना है, हमें यूज करना है स्टिकी एंड वाले को, ये ध्यान रखिएगा। और यहां पर भी आप बताइए कि जिस इस डीएनए को जब हमने इको आर आई से काटा, इको आर वन से काटा, तो इसका और इसका कॉम्प्लीमेंट्री एंड बनेगा, ये इसका कॉम्प्लीमेंट्री, ये इसका कॉम्प्लीमेंट्री, तो चिपक जाएंगे, तो रिकॉम्बिनेंट डीएनए का फॉर्मेशन हो जाएगा। ध्यान रखिएगा जब भी आप डीएनए को कट करेंगे तो आप इसे कट करेंगे सेम रिस्ट्रिक्शन एंजाइम से, सेम रिस्ट्रिक्शन एंजाइम से, ये ध्यान रखें आप बात को। एक चीज यहां पर समझने लायक आपके लिए और भी है,
वो बात क्या है उसमें मैं थोड़ी सी आपसे बात करता हूं, और यहां तक मैं उम्मीद करूंगा कि भी आप लोगों को पानी पूरी समझ में आई है ना। एनसीईआरटी की लाइनें हैं डीटो। अब जो बात बता रहा हूं बच्चे एनसीईआरटी में नहीं है, लेकिन काम की है इसलिए बोल रहा हूं, नहीं काम की होती तो बोलता नहीं। बात क्या है उस पर मैं आपको बता देता हूं। मोबाइल फोन्स, एक बात बताओ कि भाई जो वेक्टर डीएनए होता है, जैसे प्लाज्मिड डीएनए को यूज करते हैं हम बेसिकली, है ना, हमेशा प्लाज्मिड यूज होगा ये जरूरी नहीं है। आप बताइए कि जैसे ये बैक्टीरियल सेल है, बैक्टीरियल सेल का बोलो ये तो है जीनोफोर या न्यूक्लियोइड, जो इसका खुद का डीएनए, और इसमें एक बोलो प्लाज्मिड डीएनए होता है। तो बेसिकली बोलो हम प्लाज्मिड डीएनए यहाँ एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग चले तो वेक्टर डीएनए हम यूज करते हैं, प्लाज्मिड को यूज करते हैं। बताइए प्लाज्मिड जो डीएनए है बच्चे वो डबल स्टैंडर्ड सर्कुलर डीएनए होता है यूं, और ये इसमें होती है बच्चे बेस सीक्वेंस के बीच में हाइड्रोजन बॉन्ड्स। जब आप इसे कट करते हैं रिस्ट्रिक्शन एंजाइम से, तो रिस्ट्रिक्शन एंजाइम से कट करने पर आप इसमें बनाते हैं स्टिकी एंड्स। बच्चा कहता है यस, हम इसमें स्टिकी एंड्स बनाते हैं, है ना। ये इसका फिफ्थ एंड है तो ये इसका थर्ड एंड है, ये इसका थर्ड एंड है तो ये इसका फिफ्थ एंड है, ऐसे स्टिकी एंड्स बनेंगे। बिल्कुल बच्चा कहता है स्टिकी एंड बनेंगे। अब मैं आपको एक बात समझाता हूं कि भाई फिफ्थ और थर्ड, इधर थर्ड और फिफ्थ, इन दोनों को अगर आपको जोड़ना पड़े तो सर्कुलर डीएनए हो जाएगा ना। तो आप बताओ इस थर्ड में और इस फिफ्थ के बीच में, इस थर्ड में और इस फिफ्थ के बीच में क्या होगा, बोलो फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड होगा। और फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड किससे बनता है, बोलो फॉस्फेट से, फॉस्फेट से। तो आपको यह समझना है कि यहां आप इस बात को अपने दिमाग में रखिएगा कि जब हम रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लिएज एंजाइम से वेक्टर डीएनए को कट करते हैं, रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लिएज को वेक्टर डीएनए मतलब इसके रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लिएज एंजाइम को हम यूज करते हैं, वेक्टर डीएनए पर काटते हैं, तो यहां से हमें फॉस्फेट को क्या करना पड़ता है, रिमूव करना पड़ता है। ये ध्यान रखिएगा बात, इस जगह से आपको क्या करना पड़ेगा, बोलो फॉस्फेट को रिमूव करना पड़ेगा। क्योंकि अगर आपने फॉस्फेट रिमूव नहीं किया, क्योंकि फिफ्थ एंड पर फॉस्फेट होता है, तो आपने अगर फॉस्फेट को रिमूव नहीं किया तो ये कट होने के बाद फिर से सर्कुलर हो जाएगा। तो इसे दोबारा सर्कुलर होने से रोकना पड़ेगा जब तक कि आप इसमें अपना क्या ना जोड़ दो, डिजायर जीन ना जोड़ दो। सही है बात या नहीं। तो बताइए कि ये जो फॉस्फेट को रिमूव करने वाला काम होता है ना बच्चे, ये होता है बोलो एंजाइम एल्केलाइन फॉस्फेटेज एंजाइम इसका नाम है। ये ध्यान रखिएगा कि भैया सर्कुलर डीएनए जो था उसे जब हम कट करेंगे तो कट करने पर वो सर्कुलर डीएनए फिर से सर्कुलर होने की कोशिश करेगा, सर्कुलर डीएनए फिर से सर्कुलर होने की कोशिश करेगा। तो हम चाहेंगे कि भैया वो तू सर्कुलर ना हो, तू सर्कुलर ना हो। अब सर्कुलर ना हो तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, उसके लिए हमें करना पड़ेगा बच्चे क्या, इस फॉस्फेट को हटाना पड़ेगा। और फॉस्फेट को यहां से हटाने का जो काम है वो बेसिकली बच्चे एल्केलाइन फॉस्फेटेज एंजाइम करता है। ये ध्यान रखिए। रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लिएज एंजाइम से जो डीएनए हमने कट किए हैं बच्चे, उनका फ्रेगमेंट्स जो हमने कट किए हैं उन फ्रेगमेंट्स को आइडेंटिफाई करना, उनको स्टडी करना, पैलिंड्रोमिक सीक्वेंसेस के साथ जोड़ने का काम बच्चे एक प्रोसेस है जो हमें डीएनए के फ्रेगमेंट्स को आइसोलेट करने में हेल्प करेगा। उसका नाम है जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस। नेक्स्ट क्लास में हम टॉपिक जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस और फिर उसके बाद नेक्स्ट रिक्वायरमेंट वेक्टर की तरफ से टॉपिक को शुरू करेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। इतना आप अच्छे से एनसीईआरटी से बढ़िया से पढ़िए, जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस से पहले पहले की सारी बातें। कोई प्रॉब्लम आएगी तो मुझसे बात करेंगे आप लोग। मिलते हैं बेटा नेक्स्ट क्लास में।